सो हेलो एवरीवन। आज हम अपना 5 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी 2.0 जो है ये लागू होने वाला है 22 सितंबर से। और इसमें चेंजेस क्या हैं कि जो आपके पहले 4 टियर टैक्स स्ट्रक्चर था उसको अब 2 कोर स्लैब्स उसके लिए बनाए जाएंगे, 5% और 18% का। 5% जो एसेंशियल और जो मेरिट गुड्स हैं उनके लिए, और 18% जो स्टैंडर्ड आइटम्स हैं उनके लिए। एक 40% का टैक्स लगाया जाएगा जो सिन गुड्स रहेंगे और लग्जरी गुड्स पे, और जैसे कि टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, हाई एंड आइटम्स हो गए, लग्जरी कार्स वार्स हो गए इन पे। इसमें कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट सेक्टर्स बताते हैं कि जैसे कि ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर से कंपनसेशन सेस जो है वो हटा दिया गया है, जिसकी वजह से जो है कस्टमर की डिमांड जो है बढ़ सकती है ऑटो सेक्टर में। और रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इस पे जीएसटी 12% से घटा के 5% कर दिया गया है, यानी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को बूस्ट मिलेगा। और कंज्यूमर अप्लायंसेस जो भी रहेंगे उसमें भी रेट्स कट किए गए हैं, इससे डिमांड बढ़ेंगे। और स्पेशली जो है फेस्टिव सीज़न में। और जो मैन मेड फाइबर है, मैन मेड फाइबर और कॉटन सेक्टर, इसके लिए भी जीएसटी रैशनलाइजेशन जो है वेलकम किया गया है। और एयरलाइंस की बात करें तो एयरलाइंस बेसिकली 18% रेट नॉन इकोनॉमी टिकट्स पे जो है करने वाले हैं, जिससे कि फ़्लाइट के नॉन इकोनॉमी टिकट्स वो महंगे हो सकते हैं। और जो वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स है उनका क्या कंसर्न है कि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर लगता है उसको रिमूव किया जाए। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब है कि रॉ मटेरियल पे ज़्यादा टैक्स लग रहा है इंस्टेड ऑफ जो फिनिश प्रोडक्ट्स है उस पर कम टैक्स लग रहा है। तो रॉ मटेरियल मंगाने में ज़्यादा टैक्स लग रहा है, फिनिश प्रोडक्ट्स पे जो है कम टैक्स लग रहा है। तो इसको हटाने की बात की गई थी, बट ये नहीं हुआ। और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो जो है लार्ज लेबर जो चार्जेस हैं उस पे जीएसटी जो है 12% से घटा बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, जो छोटे बिजनेस पर दबाव पड़ेगा इनसे। गारमेंट्स की बात करें तो गारमेंट्स जो है, जो अगर 2,500 से ऊपर का अगर कपड़ा है तो उस पर 18% जीएसटी लगाया गया है। और स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट कल जो है इनिशियली जो है पॉजिटिव रिस्पांस था उसका, लेकिन दिन के ख़त्म होते सिर्फ जो है 0.2% ही ऊपर रहा, यानी फ्लैट क्लोज हुआ। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं। तो एनआईआरएफ में बेसिकली आईआईटी मद्रास ने फिर से एक बार टॉप किया है बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, 10th ईयर। यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी में आईआईएससी बेंगलुरु, और मैनेजमेंट की कैटेगरी में आईआईएम अहमदाबाद। मेडिकल कॉलेजेस की कैटेगरी में बेसिकली एम्स दिल्ली। और फार्मेसी के सेक्टर में है जामिया हमदर्द दिल्ली की जो है। और बेस्ट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की बात करें तो उसमें आईआईटी रुड़की। और बेस्ट कॉलेज की बात करें, बेस्ट कॉलेज की कैटेगरी में हिंदू कॉलेज दिल्ली का। और बेस्ट लॉ कॉलेज की बात करें तो NLSIU बेंगलुरु, ये टॉप पे रही। और ओपन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इग्नू दिल्ली। अगर बेस्ट स्टेट एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बेस्ट स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी बेसिकली जाधवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, ये टॉप किया है। फिर जो NIRF रैंकिंग पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स में जैसे कि टीचिंग एंड लर्निंग, रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन एंड आउटकम्स, रिसर्च एंड इंक्लूसिविटी। फिर इसमें एक होता है पीयर परसेप्शन जिसको कि बेसिकली 10% वेटेज मिलता है। तो इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि जो है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है कि पीयर परसेप्शन में स्टेट गवर्नमेंट फंडेड और जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो पीछे रह सकते हैं ड्यू टू मेट्रो सेंट्रिक बायस, क्योंकि मेट्रो में जो है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ज़्यादा फेमस होते हैं। तो ये पीयर परसेप्शन के लिए जो है एक एलेज किया है कि ये रीजनल बायस क्रिएट कर सकता है रैंकिंग में। तो अभी एजुकेशन मिनिस्टर का नया प्लान क्या है कि इसमें ज़्यादा जो है डेटा ड्रिवन किया जाएगा इस चीज़ को, और ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। और न्यू पैरामीटर्स ऐड किए जाएंगे कि जो है कितने एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट किए जो है इंस्टीट्यूशंस ने, इनोवेशन का आउटपुट क्या रहा, स्टार्टअप कल्चर कितना है उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में,
तो मूव करेंगे वन नेशन वन डेटा अप्रोच की तरफ। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे मणिपुर के बारे में है कि सेंटर एंड मणिपुर गवर्नमेंट इंक पैक्ट्स विद कुकी जो ग्रुप। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री और मणिपुर गवर्नमेंट और जो कुकी जो इंसर्जेंट ग्रुप है, इनके बीच एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट साइन हुआ है, जो वहाँ पे वायलेंस चल रहा था उसको लेके। और अब इसमें ये पहले 2008 में भी था, लेकिन अब नए टर्म्स एंड कंडीशंस आए हैं। नए टर्म्स एंड कंडीशंस में ये है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस अब सारे कैडर्स का वेरिफिकेशन करेंगे, अगर कोई फॉरेन नेशनल निकला तो उसे डिपोर्ट किया जाएगा और इंसर्जेंट्स को इंसर्जेंट कैंप्स को रीलोकेट करना होगा। और एग्रीमेंट में लिखा है कि मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन करनी होगी। और वायलेंस जब हुआ था बेसिकली 2023, उससे पहले डिमांड थी कि ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल जो है मणिपुर के अंदर बनाया जाए। अब पोस्ट वायलेंस ये डिमांड शिफ्ट हो गई है। नए पैक्ट में एक पॉइंट ऐड हुआ है कि एक नेगोशिएटेड सॉल्यूशन पॉलिटिकल सेटलमेंट आना है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा प्रोविज़न किया जाएगा। तो कुकी लीडर्स बोल रहे हैं कि इसका मतलब एक बड़ा पॉलिटिकल सॉल्यूशन पॉसिबल है, ना कि सिर्फ एक स्मॉल टेरिटोरियल काउंसिल। जो नेशनल हाईवे 2 है जो इम्फाल से दीमापुर जोड़ता है, और ये बेसिकली इम्फाल वैली को नागालैंड और असम से कनेक्ट करता है। पिछले 2 साल से मितीज़ के लिए इस पे मूवमेंट बैन था, और अब एग्री किया है कुकीज़ो काउंसिल ने कि हाईवे पर फ्री मूवमेंट और कम्यूटर्स और एसेंशियल गुड्स अलाउ किया जाएगा। और ये एग्रीमेंट बेसिकली पीएम मोदी की जो विज़िट होने वाली 13 सितंबर को मणिपुर विज़िट, उससे पहले साइन हुआ है। फिर इसी से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ है, रिवाइज्ड रिवाइज सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक टाइटन्स नॉर्म्स फॉर कुकीज़ो इन ग्रुप। तो वही बोला गया है कि कुकीज़ो जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उनको आधार कार्ड जो है कंपलसरी होगा, और कोई भी उनकी गवर्नमेंट एक्टिविटी है गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी। और 6,000 रुपये जो है उनको पर मंथ जो आधार लिंक बैंक अकाउंट है उसमें मिलेगा, वो भी उन्हीं को मिलेगा जो कैंप्स में प्रेजेंट होंगे इंस्पेक्शन के वक्त। और अगर कोई फॉरेन नेशनल मिला तो लिस्ट से डिलीट होगा। बेसिकली गवर्नमेंट एक कंप्लीट लिस्ट बनाएगी, इनके नेम, डेट ऑफ बर्थ, लेटेस्ट फ़ोटोज़, और अगर कोई भी फॉरेन नेशनल मिला तो लिस्ट से डिलीट होगा। और जो कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट है, जो कि कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल को डिमांड करते हैं, इनको वायलेंस जो है वो छोड़ना पड़ेगा। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मानना होगा, और किसी भी और आर्म्ड ग्रुप्स के साथ टाई अप करना अलाउड नहीं है। नए रिक्रूट्स जो है वो नहीं लेगा, ऐसा बोलना है। और ऑफेंसिव ऑपरेशंस जो है वो स्ट्रिक्टली बैंड है, ये भी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ या पब्लिक के खिलाफ। जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडियाज़ बर्थ रेट डाउन, फर्स्ट डिप इन टोटल फर्टिलिटी रेट इन 2 years। बताते हैं कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो कि टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब कि कितना एक अपने लाइफ लॉन्ग जीवन में एक जो वुमेन है वो कितना एवरेज कितना बच्चों को जन्म देती है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो की बात करें तो 2021-22 में जो कि लगभग 2.0 था, वही 2023 में ये बेसिकली 1.9 पे आ गया, यानी गिर गया टोटल फर्टिलिटी रेट। और रिप्लेसमेंट लेवल जो कि हम मानते हैं, रिप्लेसमेंट लेवल जो बैलेंस पॉपुलेशन के लिए चाहिए, स्टेबल पॉपुलेशन के लिए, वो 2.1 होता है, और इससे भी नीचे आ गया है 1.9 पे, यानी डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ है। और इसमें बोलते हैं कि अबव रिप्लेसमेंट लेवल जो 2.1 से ऊपर वाले स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे बिहार है, बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा है, 2.8 है। उत्तर प्रदेश का है फिर 2.6। और लोवेस्ट की बात करें, लोवेस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट, तो दिल्ली का बताते हैं, दिल्ली का टोटल फर्टिलिटी रेट 1.2 है। फिर वेस्ट बंगाल का है 1.3। अगर रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे वाले स्टेट्स की बात करें तो अब टोटल 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अब रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे हैं। इसका मतलब है कि उनकी जो पॉपुलेशन है ग्रोथ वो धीरे धीरे स्टेबलाइज होगी। और यहाँ पे क्रूड बर्थ रेट की भी बात करते हैं कि क्रूड बर्थ रेट का मतलब कि 1,000 लोगों की पॉपुलेशन पर कितने जो है बच्चे पैदा होते हैं, और इसे जो है क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं। ये क्रूड तो 2022 में ये लगभग 19.1 था, और ये जो है घट के 2023 में 18.4 हो गया। और हाईएस्ट क्रूड बर्थ रेट की बात करें तो बिहार का हाईएस्ट है,
जो कि 25.8 है, यानी कि पर 1000 लोगों पे 25.8 बच्चे पैदा होते हैं। और लोवेस्ट की बात करें तो जो है वो तमिलनाडु था, तमिलनाडु बेसिकली 12। अगर एल्डरली पॉपुलेशन की बात करें तो एल्डरली पॉपुलेशन में ओवरऑल जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो 9.7% है, और ये पिछले साल के मुकाबले 0.7% ज़्यादा है। और अगर हाईएस्ट की बात करें तो केरला में एल्डरली पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है 15% पे, और सबसे कम की बात करें तो असम में सबसे कम है, असम 7.6%, और झारखंड भी बेसिकली 7.6% है। ऑब्जर्वेशंस इसमें यही है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो फास्टेस्ट जो है डिक्लाइन फास्ट हो रहा है, और अब टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2.1 से भी नीचे आ गया है, और एजिंग पॉपुलेशन बेसिकली वो बढ़ रही है, और केरला जैसे स्टेट्स एजिंग सोसाइटी जो है बन गए हैं, और फ्यूचर में इंडिया को यूथ डिविडेंड के साथ साथ एजिंग चैलेंज दोनों मैनेज करने पड़ेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, सिंगापुर बैक्स इंडिया ऑन पेट्रोलिंग मलक्का स्ट्रेट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बेसिकली जो है जो सिंगापुर के पीएम हैं लॉरेंस वोंग, उनके साथ हैदराबाद में मुलाकात की और 5 एग्रीमेंट साइन हुए। और सबसे जो हाईलाइटेड एग्रीमेंट रहा वो ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट का जो है एग्रीमेंट फ्रॉम, जो कि इंडिया से सिंगापुर किया जाएगा वाया डेडिकेटेड पोर्ट्स। तो और मलक्का स्टेट के बारे में क्या न्यूज़ है कि जो मलक्का स्टेट है, मलक्का स्टेट पहले पड़ता कहाँ है कि जैसे कि ये इंडिया है यहाँ पे, और ये यहाँ पे सिंगापुर आपको पड़ता है, और यहाँ पे मलेशिया। तो यहाँ पे जो एक छोटा सा रूट है यहाँ पे, ये मलक्का स्टेट है, और यहाँ से बेसिकली मलक्का स्टेट। तो ये इंडिया के लिए क्रूशियल क्यों है, क्योंकि यहाँ से इंडिया का लगभग 80% से ज़्यादा ऑयल इम्पोर्ट जो होता है इंडिया के लिए वो यही इसी रूट से होता है। प्लान क्या है, बेसिकली इंडिया जो है इस मलक्का स्टेट को पेट्रोलिंग का प्लान कर रहा है, और सिंगापुर ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। तो अभी तक जो है इस स्टेट को कौन कौन पेट्रोलिंग करता था, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मतलब यहीं के देश। अब इंडिया भी जो है सिनर्जी ढूंढ रहा है ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके यहाँ पे, और डिफेंस और टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन एक्सपैंड होगा कुछ कुछ एरियाज में, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का सेक्टर, अनमैन्ड जो वेसल्स हैं, सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस में, इन सब में जो है कॉपरेशन किया जाएगा। और अदर एरियाज ऑफ कॉपरेशन जो रहेंगे वो कौन से रहेंगे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में, ग्रीन शिपिंग, स्किलिंग एंड ट्रेनिंग, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, अर्बन वाटर मैनेजमेंट, इन सब में। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली नेशनल इन्वेस्टिगेशन कोड से जुड़ा हुआ है कि बैकग्राउंड क्या है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बेसिकली जैसे कि टेररिज्म और जो यूएपीए के केसेस हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर आते हैं, उन केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल में बहुत डिले होता है, और एक्यूज जो होता है वो लगभग 6 से 7 साल तक जेल में ही अंडर ट्रायल रहता है, और सिर्फ 50 डेजिग्नेटेड कोर्ट्स हैं जिसमें कि 3 ही एक्सक्लूसिव जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी केसेस हैंडल करते हैं। बाकी कोर्ट्स को जो है नॉर्मल क्रिमिनल केसेस और जो टेरर केसेस होते हैं दोनों एक साथ सुनने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से बैकलॉग और जो डिले है वो काफ़ी ज़्यादा है केसेस में। और सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी जुलाई 2025 में कि अगर एक्सक्लूसिव जो है इसके लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट्स और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया तो कोर्ट्स के पास अंडर ट्रायल्स को बेल देने के अलावा ऑप्शन नहीं होगा। और रीज़न ये है कि बेसिकली इनडेफिनिट कस्टडी जो होती है विक्टिम की, वो जस्टिस डिनाइड के बराबर होती है कि उनको न्याय नहीं दिया गया। तो बेसिकली जस्टिस सूर्यकांत जी ने बोला कि जो है फॉर हाउ लॉन्ग कैन इंडिविजुअल बी केप्ट इन जेल, जब कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म ही नहीं है टाइमली ट्रायल करने का। और बेसिकली फास्ट ट्रायल्स जो है वो डेटरेंस क्रिएट करेंगे कि हार्डेंड क्रिमिनल्स भी सिस्टम को हाईजैक नहीं कर सकते। और डिले का मतलब है कि अगर डिले की वजह से अगर बेल मिल जाता है तो एक मैसेज जाएगा कि मैसेज उल्टा चला जाता है कि सिस्टम को खींच के बेसिकली निकल जाओ वहाँ से। और कोर्ट्स ने जो है सेंटर को बोला कि स्टेट के जो फंड्स हैं उसका इंतज़ार मत करो, अपने बजट से एक्सक्लूसिव जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट सेटअप करिए। जो नेक्स्ट है यहाँ पे बेसिकली कार्स जीएसटी 2.0 से रिलेटेड है कि कार्स गेट चीपर, फेस्टिव सेल्स लाइकली टू हिट टॉप गियर। तो पहले अब जो है जो 14 लाख तक कार आती है उस पर 18% जीएसटी लगेगा सिर्फ, इस पर सेस हटा दिया गया है। पहले 28% जीएसटी लगता था।
और जो इससे बड़ी कार्स होंगी उस पे लगभग 40% का फ्लैट जीएसटी लगेगा। तो कंज्यूमर्स को फ़ायदा होगा और कार्स की जो है डिमांड वो बूस्ट होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं है, 5% का जीएसटी रहेगा फ्लैट। मोटर बाइक्स के लिए थोड़ी खबर वैसी है कि 350 सीसी से ऊपर की अगर कोई बाइक ले रहा है तो उस पे जो है जीएसटी बढ़कर 40% हो गया, पहले ये 31% था। कमर्शियल व्हीकल्स हैं जैसे ट्रक्स हो गया या बसेज हो गई, उस पर 28% जीएसटी था, वो कितना हो गया, 18% हो गया है। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि ट्रैक्टर्स हो गए, हार्वेस्टर्स हो गए, इन पे पहले 18% जीएसटी था जो कि घटाकर अब 5% कर दिया गया है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे अब 0% जीएसटी लगेगा किस पे, बेसिकली जो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं या इंडिविजुअल पॉलिसीज़ हैं उन पे पहले 18% लगता था, अब ये 0% कर दिया गया है कि हाउस होल्ड्स के पास अब जो है बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस सस्ती और एक्सेसिबल होंगी, ज़्यादा लोग कवर होंगे और इंडस्ट्री भी ग्रोथ और पेनिट्रेशन उसका बूस्ट होगा। गवर्नमेंट का पॉलिसी इंटेंट क्या है कि इंडिविजुअल प्रोटेक्शन को प्रमोट करना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली प्रीमियम और बिजनेस क्लास एयर टिकट्स जो हैं उस पर जीएसटी 12% से बढ़ा के 18% कर दिया गया है और इससे टिकट्स और महंगी हो जाएंगी। एयरलाइंस की डिमांड और प्रॉफिटेबिलिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट होने की उम्मीद है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे जीएसटी 2.0 इज़ अ डबल डोज ऑफ सपोर्ट एंड ग्रोथ सेज प्राइम मिनिस्टर। तो सेम पॉइंट्स तो वही हैं, सारे जीएसटी का रेट सारे बताए हुए हैं। फिर यहाँ पे इकोनॉमी के इम्पैक्ट की बात करते हैं कि फैमिलीज़ की सेविंग्स जो है वो बढ़ेंगी, यानी घर का खर्चा कम होगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, कंजम्पशन इससे बढ़ेगा और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आएंगी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सपोर्ट होगा, यानी कि सेंटर और स्टेट्स दोनों का रोल जो है वो मजबूत होगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे सेंटर अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट क्लास ऑफ एनवायरनमेंट ऑडिटर्स। तो क्या है एनवायरनमेंट ऑडिटर्स बेसिकली, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट ऑडिट रूल्स जो है 2025 नोटिफाई किए हैं और इसमें एक नया सिस्टम स्टार्ट किया गया एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जिसमें कि इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट ऑडिटर्स बनाए जाएंगे और ये बेसिकली प्राइवेट एक्रेडिटेड एजेंसीज भी हो सकती हैं। इनका काम रहेगा जो भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनका इंस्पेक्शन करना और कंप्लायंस जो है उसको चेक करना कि वो एनवायरमेंट लॉज को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो अब बेसिकली इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स को लाइसेंस मिलेगा और ये ऑडिटर्स जो है पॉल्यूशन कंट्रोल, प्रिवेंशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस का इवैल्यूएशन करेंगे। और अब सिर्फ जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं या फिर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे ये इंडिपेंडेंट जो एनवायरनमेंट ऑडिटर्स हैं। इसलिए क्या है कि जो स्टेट और सेंटर के पास पॉल्यूशन बोर्ड्स जो हैं उनके पास मैन पावर और जो रिसोर्सेज है उनकी कमी है। इससे होगा क्या, बेसिकली जो मॉनिटरिंग है और जो एनफोर्समेंट है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी जो है प्रोजेक्ट्स की बढ़ेगी और जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें ट्रस्ट डेवलप होगा, सस्टेनेबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस वो प्रमोट होगी। तो ग्रीन क्रेडिट रूल्स से लिंक किया जाएगा, जो भी ऑडिट्स होंगे उनका यूज़ होगा बेसिकली किस चीज़ के लिए, ग्रीन क्रेडिट रूल्स कंप्लायंस में। और ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे कैसे कैसे, काम काम पे ग्रीन क्रेडिट्स मिल सकते हैं, जो कि आप एफॉरेस्टेशन करें यानी कि पेड़ पौधे काफ़ी लगाएं, जंगल बनाएं, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट करें और वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब पे बेसिकली आपको ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे और ये क्रेडिट्स ट्रेडेबल होंगे, यानी बेचना खरीदना इनको पॉसिबल होगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल है ट्रम्प्स टैरिफ वॉर एज अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्लोबल साउथ। तो ये आर्टिकल बेसिकली ट्रम्प की पॉलिसीज़ और उनका इंडिया पर इम्पैक्ट समझाता है कि ट्रम्प के बेसिकली जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें ट्रम्प अमेरिका की जो साइलेंट मेजॉरिटी है उसको खुश करना चाहते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन से नाराज़ है, जिसमें कि बेसिकली उनकी जॉब चली गई, इनक्वालिटी बढ़ी, लेकिन सॉल्यूशंस देने के बजाय उन्होंने बेसिकली जेनोफोबिया, रेसिज्म और जो पॉपुलिज्म है वो बढ़ाया। जेनोफोबिया का मतलब जो आउटसाइडर्स हैं या फॉरेनर्स हैं उनके प्रति जो है डर या नफ़रत या प्रीजुडाइज पैदा करना। इसमें उन्होंने 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ पर टैरिफ और सैंक्शंस लगाए और टारगेट है चाइना को बेसिकली रोकना और अमेरिका की डोमिनेंस बनाए रखना। और इसमें हिपोक्रेसी की बात करते हैं कि इंडिया को एग्रीकल्चर पर प्रोटेक्शन जो है ना देने का प्रेशर है और जबकि यूएस खुद डेयरी, फ्रूट्स और टोबैको पर 100 to 350% टैरिफ लगाता है और अमेरिका चाहता है कि इंडिया अपना एग्रीकल्चर और जो डेयरी मार्केट है वो अपना ओपन करे अमेरिका के लिए।
और बोलते हैं कि इंडिया पर भी उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया पर 50% का टैरिफ लगाया रशिया से ऑयल और एनर्जी और डिफेंस का ट्रेड करने के लिए। लेकिन बोलते हैं असली फोकस जो उनका है कि चाइना का जो राइज है उसको कंट्रोल करना। इससे इम्पैक्ट क्या हुआ इंडिया पे? इंडिया और यूएस की जो पार्टनरशिप है वो हिट हुई है, यानी 25 साल का जो ट्रस्ट है वो डैमेज हो रहा है। और ट्रम्प ने पाकिस्तान से टाइज रिन्यू किए और इंडिया को चाइना से बेसिकली चाइना को कंसेशंस देने पड़ रहे हैं, और यानी कि टू फ्रंट वॉर अवॉइड करने के लिए। बोलते हैं कि इंडिया के लेसन्स क्या हैं कि इंडिया को रीथिंक करना चाहिए यूएस का कन्वर्जेंस जो है, यानी कि जिस टाइम पे यूएस के साथ रिलेशंस अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चाइना के साथ काउंटर नैरेटिव फॉलो करें। और दूसरा बताते हैं कि यूएस ने चाइना पर टैरिफ अवॉइड किए, और चाइना को टैरिफ इतना नहीं लगाया क्योंकि उनके पास बेसिकली चाइना के पास रेयर अर्थ मेटल्स का कंट्रोल है। और इंडिया ने ईरान और वेनेजुएला से ऑयल लेना बंद करके जो है जब बंद कर दिया वो ईरान और वेनेजुएला से ऑयल लेना, तो उसमें वीकनेस दिखाई है। और फॉरेन पॉलिसी रीसेट की बात करते हैं कि मोदी गवर्नमेंट का ओवर पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी यानी कि डायस्पोरा इवेंट्स का फ़ायदा कम मिला। जो बड़े बड़े शोज़ हुए डायस्पोरा को बेसिकली अपीज करने के लिए, और ओवर रिलायंस रहा यूएस पे, और ने इंडिया को चाइना और पाकिस्तान अलायंस के सामने और भी वल्नरेबल बना दिया है। तो इंडिया के लिए वे फॉरवर्ड बोलते हैं कि चैम्पियन मल्टीपोलैरिटी क्या है कि इंडिया को ना तो यूनिपोलर यानी कि सिर्फ यूएस डोमिनेटेड, ना बाईपोलर यानी कि यूएस प्लस चाइना डोमिनेटेड, बल्कि एक फेयर और मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए लीडरशिप लेना चाहिए। और न्यू इकोनॉमिक डील के बारे में बोलते हैं कि ग्लोबल साउथ के लिए एक इक्विटेबल ट्रेड और फाइनेंस सिस्टम बनाना चाहिए। डोमेस्टिक फिक्स ज़रूरी हैं कुछ, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग 40 साल के लो पर है और अनएम्प्लॉयमेंट हाई है काफ़ी, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी स्टैगनेंट है, और रिसर्च भी काफ़ी वीक है। और तो ये सारे फिक्स करने ज़रूरी हैं। और यूनिटी और ट्रस्ट बिल्डिंग की बात करते हैं कि डोमेस्टिक बाईपार्टीशन कंसेंसस, ग्लोबल साउथ के साथ सॉलिडेरिटी और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स बिल्ड करे इंडिया। ट्रम्प की पॉलिसीज़ का असली मकसद बेसिकली अमेरिका फर्स्ट है, जिसमें इंडिया कोलेटरल डैमेज बन रहा है, और इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजी रीसेट करके मल्टीपोलर लीडरशिप लेना होगा, और साथ ही डोमेस्टिक इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथन करना होगा। बिना इसके इंडिया वर्ल्ड ऑर्डर रीशेप नहीं कर पाएगा, ऐसा इस पूरा आर्टिकल में बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, जीएसटी 2.0 इज़ अ लैंडमार्क इन इंडियाज टैक्स जर्नी। तो वही सारी बातें हैं बेसिकली कि अब जो सिंपल स्लैब, जो पहले मल्टीपल स्लैब थे 5%, 12%, 18% और जो 28%, उसकी जगह अब सिर्फ जो है 5% और 18%, 5% जो मेरिट गुड्स हैं यानी मेरिट रेट यानी एसेंशियल गुड्स पर, और 18% स्टैंडर्ड रेट, और 40% का एक डीमेरिट रेट रहेगा जो लग्जरी और जो सिन गुड्स हैं उन पे लगाया जाएगा, यानी टोबैको, लग्जरी कार्स, इन सब पे। और हाउस होल्ड की जो चीज़ें हैं, सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, साइकिल, किचन वेयर, इन पे जो है 5% जीएसटी लगाया जाएगा। और जो एसेंशियल्स हैं जैसे कि दूध हो गया, मिल्क, पनीर, चपाती, पराठा, इस पे एग्जेम्प्टेड रहेगा जीएसटी। और जो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस है उस पर भी 0% जो है जीएसटी कर दिया गया है। और फार्मिंग कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि फर्टिलाइज़र्स और सल्फ्यूरिक एसिड और जो अमोनिया है उस पे जो है 18% से घटा के जीएसटी 5% कर दिया गया है। जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं जैसे कि हैंडीक्राफ्ट हो गया, मार्बल हो गया, इस पे भी जीएसटी कम हुआ है। और मैन मेड फाइबर और यार्न, इस पे 5% जीएसटी है, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पुराना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। सीमेंट पे 28% जीएसटी से 18% कर दिया गया है, यानी हाउसिंग और इंफ्रा दोनों को बूस्ट मिलेगा। और रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस पे भी जो है ग्रीन एनर्जी ग्रोथ सपोर्ट दिया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सिर्फ 5% का जीएसटी लगेगा। और जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है वो इस ईयर के एंड तक फास्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए रेडी हो जाएगा। और इम्प्लीमेंटेशन जीएसटी 2.0 का ये बेसिकली 22 सितंबर से लागू होगा।
और कॉमन सिटीजन्स के घर के खर्चे कम होंगे, फार्मर्स का इनपुट कॉस्ट कम होगा, इंडस्ट्रीज़ को कंप्लायंस सिंपल होगा, डिस्प्यूट कम होंगे, हेल्थ केयर अफोर्डेबल और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट और इंश्योरेंस होगा, ओवरऑल डिमांड बूस्ट होगी और इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ भी बूस्ट होगा। तो नेक्स्ट है यहाँ पे बेसिकली नीति आयोग रिकमेंड्स टेलर्ड स्ट्रेटजीज टू बूस्ट पल्सेस प्रोडक्शन। तो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है पल्सेस एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। रिपोर्ट का टाइटल क्या है? रिपोर्ट का टाइटल बेसिकली स्ट्रेटजीज एंड पाथवेज फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इन पल्सेस टुवर्ड्स गोल ऑफ आत्मनिर्भरता। तो बोला इसमें इंपॉर्टेंस बताई गई पहले तो पल्सेस की फूड सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रोटीन रिच डाइट पॉपुलेशन को मिलती है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिलती है, अफोर्डेबल न्यूट्रिशन मिलता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि सॉइल फर्टिलिटी भी इम्प्रूव करता है क्योंकि पल्सेस जो है नाइट्रोजन फिक्स करते हैं सॉइल में, रूरल लाइवलीहुड को प्रमोट करता है। और करंट स्टैट्स बताते हैं पल्सेस का कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और इम्पोर्टर, यानी तीनों चीज़ है पल्सेस का। और 2015-16 की बात करें तो प्रोडक्शन इसका लगभग 16.35 मेट्रिक टन था, जो कि बढ़ के 2022-23 में जो है 26.06 मेट्रिक टन हो गया, यानी कि इंपोर्ट की डिपेंडेंसी वो कम हुई है। इंपोर्ट की डिपेंडेंसी जो है पल्सेस की वो कम हुई है बाई 10.4%। और आते हैं कि जो 80% जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो रेन फेड एरियाज में होता है, क्लाइमेट डिपेंडेंट जो होते हैं। और रीजनल कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो एमपी, महाराष्ट्र और जो राजस्थान है यहाँ पे लगभग 55% जो टोटल पल्सेस होता है उसका आउटपुट रहता है। नीति आयोग का रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन ये है कि जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है स्ट्रेटजीज बनाई जाएँ, टेलर्ड प्लान्स बनाया जाए लोकल कॉन्स्टेंट के हिसाब से, एक्सपैंड कल्टीवेशन को एक्सपैंड किया जाए यानी डाइवर्सिफाई किया जाए, जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उसके अलावा भी डाइवर्सिफाई किया जाए, दूसरे स्टेट भी प्रोड्यूस करें। सस्टेनेबिलिटी पर फोकस रहेगा यानी प्रमोट करना है जो इको फ्रेंडली फार्मिंग और रिड्यूस करना है इंपोर्ट्स को। गोल है कि सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करनी है, जो इंपोर्ट अभी भी हम 10 ये बेसिकली कर रहे हैं तो वो भी कम हो जाए और सेल्फ सफिशिएंसी हासिल हो जाए हमें पल्सेस में 10 सालों में, इन 10 ईयर्स। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें जीएसटी 2.0 के बारे में पूरे न्यूज़पेपर में लगभग दिया हुआ है। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।